बच्चों ये है लेक्चर 236 और हम कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 8 जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. So this is the second lecture of your geography chapter, climate, vegetation and wildlife. This is the last chapter in your NCERT textbook. So हम हैं पेज नंबर 59 from your NCERT textbook. This is page 59 और हम थे इस पिक्चर पे. So इस पिक्चर में दिखाया गया है what we get from forest. हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है. what we get from forest. सो अगर आप देखो ये ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज है, सॉइल बाइंडिंग हो रही है, सॉइल बाइंडिंग है, ये फर्नीचर है, स्पोर्ट्स गुड, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन्स, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर, रबर. सो अगर आपसे कोई पूछे फॉरेस्ट से क्या मिलता है, सो देखो फॉरेस्ट से ये सब कुछ मिलता है. एक ही पिक्चर में सब कुछ दिखा दिया गया है. फॉरेस्ट देखो पहले तो सबसे जो ट्रीज की जड़ें वो सॉइल को बाइंड करती हैं, पकड़ के रखती हैं, मतलब जो सॉइल पकड़ी रहती है, उड़ती नहीं है. फिर ऑक्सीजन मिलता है ट्री से, ठीक है, यहाँ हमें ऑक्सीजन मिला. ये मेडिसिन्स हैं, ये शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड, फर्नीचर. फिर ये हनी, ठीक है, ये देखो इस तरह से हनी भी मिल रहा है, फॉरेस्ट से ही बोल सकते हो. फ्रूट्स, गम एंड लैक. अच्छा, लैक का मतलब ऐसे चिपचिपा पदार्थ होता है भाई जो चीज़ों में डलता है. फिर नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हैं वो फॉरेस्ट तो उनका कुदरत घर होता है, मतलब उनके लिए बना के देना नहीं पड़ता है, फॉरेस्ट उनका कुदरती घर होता है. टिम्बर मतलब लकड़ा, ये लकड़ा है और ये रबर है, ठीक है. सो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से. ये ऑक्सीजन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन मिलती है. सो अगर कोई शॉर्ट में पूछे तो आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो भाई फॉरेस्ट से क्या मिलता है. तो ये सब चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ देते हैं, ठीक है. सो अब हम जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम था क्लाइमेट है, मतलब क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो क्लाइमेट डिस्कस हो गया, वेजिटेशन डिस्कस हो गया, अब हम वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे. सो वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है. फॉरेस्ट जो है बहुत सारे जानवरों का घर है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स and worms which dwell in the forest. So wildlife, जो जंगली जानवर हैं, तो फॉरेस्ट है, जंगली जानवरों का घर है. फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल, हजारों प्रजातियां हैं एनिमल्स की. एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की इतनी सारी प्रजातियां हैं. एम्फीबियंस की प्रजातियां, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स की जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है. सो बहुत सारी प्रजातियां हैं. वाइल्ड लाइफ का मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है. सो हजारों प्रजातियां, हजारों एनिमल्स ड्वेल मतलब रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो. रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कौन आता है, रेप्टाइल्स में जैसे सांप हुए, लिजार्ड हुई, वो सब. फिर एम्फीबियंस में फ्रॉग वगैरह हुए. फिर मैमल्स में आपके जैसे क्रोकोडाइल हुआ, ठीक है. फिर इवन मंकी हुआ. फिर बर्ड्स, ठीक है. क्रोकोडाइल आपका रेप्टाइल्स में आता है. मैमल्स में आपका मंकी वगैरह आते हैं भाई. मैमल्स मतलब जो दूध पिला सकते हैं अपने बच्चों को वैसे. सो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स मतलब कीड़े, ठीक है. सो ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है. अब हम पेज नंबर 60 पे आएंगे. पेज नंबर 60. द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. सो ये तो आप पढ़ते आ रहे हो कि टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. सो जो टाइगर है, इंडिया के कितने हिस्सों में हमें टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर मिलते हैं. और अगर आप एशिया के लायंस कहाँ रहते हैं, सो एशिया के लायंस रहते हैं
गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, ठीक है, एशियाटिक लायंस। सो टाइगर जो है, टाइगर इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, ठीक है, एशिया के लायंस का घर कहाँ है? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। इसके बाद एलिफेंट्स हैं, वन हॉर्न्ड राइनोसिरसेस हैं, रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। और इसके अलावा एलिफेंट और एक सींग वाला वन हॉर्न वाला राइनोसिरस, सो ये पाया जाता है असम के जंगलों में। और एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटक। एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? एलिफेंट्स पाए जाते हैं केरला में भी, कर्नाटका में भी, ठीक है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटक। So camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. अगर camels की बात करो, so camels पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। और जो वाइल्ड एसेस हैं, ठीक है, जंगली गधे, सो दे आर फाउंड इन द रण ऑफ कच्छ, ठीक है, जंगली गधे रण ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, कैमल्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। इसके बाद वाइल्ड गोट्स हैं, स्नो लियोपर्ड्स है, बियर्स है, आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। सो हिमालय में क्या पाया जाता है? हिमालय में वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरे हुए, स्नो लियोपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, वो सब पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। Besides these, many other animals are found in our country. इसके अलावा बहुत सारे और प्राणी पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी हुआ, वुल्फ हुआ, जैकल, नीलगाय और चीता, ठीक है। सो ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो टाइगर आपको इंडिया के काफ़ी हिस्सों में मिलेगा। गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, वो एशियाटिक लायंस का घर है। एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसिरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। जो एलिफेंट्स हैं और ये एक सींग वाला राइनोसिरस है, वो असम में ही घूमते रहते हैं, असम के जंगलों में। एलिफेंट्स केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। और कैमल्स और वाइल्ड एस, ठीक है, ऊंट है या जंगली गधे हैं, वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रण ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपर्ड्स, बियर्स, ये सब पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। और इसके अलावा बहुत और भी जानवर हैं, जो कि मंकी है, वुल्फ है, जैकल, नीलगाय, चीता है, ये सब भी पाए जाते हैं। सो इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। तो इंडिया, ये जो आपने देखा जानवर तो है, इंडिया की बर्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिच है। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ठीक है, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ठीक है। सो इंडिया जो है, इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। सो इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ठीक है। सो बाकी कॉमन बर्ड्स हैं, जैसे कि पैरट हो गया, पिजन हो गया, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ठीक है। सो ये हुए हमारे बाकी कॉमन बर्ड्स। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। सो बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, जो क्रिएट करी गई हैं बर्ड्स को उनका नेचुरल हैबिटेट देने के लिए, ठीक है, उनको जो मतलब उनको नेचुरली लगे, तो सेंचुरीज बनाई जाती हैं जो कि बर्ड्स के नेचुरली रहने का ठिकाना हो, मतलब ऐसे नहीं, पिंजरे नहीं, नेचुरली बर्ड्स उसमें वो, मतलब आसमान, खुले आसमान के नीचे, सो उसे सेंचुरीज कहा जाता है। स्पेलिंग देखो, सेंचुरीज SANCTUARIES, मतलब जहाँ इन मतलब जानवरों को रखा जाता है सेंचुरीज में, पर उनके लिए जो ऐसे पिंजरों में बंद नहीं किया जाते, वो खुले घूम सकते हैं, तो हम उसे नेचुरल हैबिटेट बोल सकते हैं। नेचुरल मतलब कुदरती उनका घर। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, ठीक है। सो इससे क्या है, बर्ड्स को
प्रोटेक्शन मिलता है हंटर्स से, जो शिकारी होते हैं। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया, ठीक है। सो इंडिया बर्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिच है। पीकॉक है, नेशनल बर्ड है। बाकी कॉमन बर्ड्स हैं जैसे कि पैरट्स हुए, पिजन्स हुए, मैना हुए, गीस हैं, बुलबुल है, डक्स हैं। कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं जो क्रिएट करी गई हैं बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट देने के लिए। These provide the birds protection from hunters. So इससे जो बर्ड्स को हंटर्स से प्रोटेक्शन मिलता है। कैन यू नेम 5 birds that are commonly found in your area, ठीक है। सो अच्छा, बर्ड सेंचुरीज क्यों बनाई गई हैं? उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शिकारियों से, मतलब सेंचुरीज में इंसानों का आना मना होता है, नेचुरली फ्रीली वो घूम सकते हैं बर्ड्स। अच्छा, अब देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज। पहले तो हम ये टिक कर लेते हैं कि भाई सेंचुरीज क्या होती है। सो सेंचुरीज में बर्ड्स एकदम फ्रीली रह सकते हैं। सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। नेक्स्ट देखो, There are several hundreds of species of snakes found in India, ठीक है। सो ऐसे 100 तरह की प्रजातियां हैं स्नेक्स की जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज, 100 से ज़्यादा प्रजातियां। कोब्राज एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग देम, ठीक है। सो स्नेक्स की भी बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं इंडिया में। कोब्राज और क्रेट्स, ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रजातियां स्नेक्स की बहुत पाई जाती हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। अब हो क्या रहा है, लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं या पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा शिकार करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से जो स्पीशीज हैं, जो प्रजाति हैं वाइल्ड लाइफ की, मतलब जंगली जानवर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं इंडिया में। और कई जानवर तो मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कई तो गायब ही हो गए हैं, मतलब वो दिखते ही नहीं है, जंगलों में दिखते ही नहीं है, गायब हो गए हैं। गायब इन द सेंस मर गए हैं, मतलब उनकी पूरा जनरेशन ही खत्म हो गया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट के कटने से वो मर कैसे जाते। तो देखो, फॉरेस्ट कटे तो कई जो जंगली जानवर है ना, वो ट्रीज के पीछे छिपके या ट्रीज में छिपके रहते हैं। तो पेड़ कटने से वो मतलब छिप नहीं सकते, तो उनका जो शिकारी है उनका शिकार कर लेता है, मतलब वो पकड़े जाते हैं। इस तरह से वो कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जंगल की सारी प्रजातियां, मतलब मोस्टली प्रजातियां कम होती जा रही हैं। कई तो गायब हो चुकी हैं, मतलब मर चुकी हैं। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. तो सरकार क्या कर रही है इन जंगली जानवरों की रक्षा के लिए, इनको बचाने के लिए। So in order to protect them from many national parks, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाई गई हैं, ठीक है। Have been set up, बहुत सारी सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व सब कुछ बनाया गया है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम नेशनल पार्क्स, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। इवन सरकार ने नए नए प्रोजेक्ट्स भी चालू किए हैं। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। सो टाइगरों की जो पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, संख्या कम होती जा रही, मरते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। एलिफेंट का आपको पता होगा, जो उसका टस्क होता है, जो उसका दांत होता है, हाथी दांत होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सो ये मतलब वो लेने के लिए एलिफेंट को मारना पड़ता है। तो कई शिकारी उनका शिकार करते हैं उसके उस टस्क के लिए, उसके हाथी दांत के लिए, ठीक है। सो मतलब इस तरह से सरकार ने इवन टाइगर को उनकी खाल के लिए मारा जाता है, ठीक है।
ये सब सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया है। इसके अंदर ये लोग प्रोजेक्ट टाइगर में ये लोग टाइगर्स को बचाएंगे। भाई टाइगर्स को कैसे बचाना है वो सारा प्लान तैयार करके और उनको सेव करेंगे। जंगलों में शिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन कानून बनाए जाएंगे और टाइगर्स के लिए सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये सब सेटअप करेगी सरकार। अच्छा, ये सब क्या होते हैं? ये जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये मतलब तीनों जो हैं एनिमल्स को रखने की जगह हैं और यहाँ एकदम एनिमल्स सेफ होते हैं, मतलब उनको इंसानों से खतरा नहीं होता। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप? अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम पता हैं तो जस्ट राइट देम। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from part of bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of animal kingdom. आप कैसे contribute कर सकते हो? आप हर साल कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, या इन जानवरों को आप कैसे बचा सकते हो? तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो चीजें उनके शरीर के हिस्सों से बनती है, जो चीजें उनके शरीर के हिस्सों से बनती हैं उन्हें लेने से आप मना कर सकते हो। मतलब जो भी चीजें उनके बॉडी पार्ट से बनती हैं, मतलब जैसे आपको पता है कई टूथपेस्ट उनके बोन्स से बनते हैं, आप वो टूथपेस्ट की वो ब्रांड लेना बंद कर दो। हॉर्न्स, उनके जो हॉर्न होते हैं, सिंगड़े होते हैं, वो उनसे बनता है। फर, उनके जो फर, पंख, स्किन, उनकी चमड़ी से, उनके फेदर से, इन सब से काफ़ी चीज़ें बनती हैं और मार्केट में बिकती हैं। आप इनकी हत्याएं कैसे रोक सकते हो? मतलब एक नागरिक होने के नाते इनकी हत्याएं कैसे रोक सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप ये चीज़ें खरीदना बंद कर दो, क्योंकि जब आप चीज़ खरीदते हो आपको एटलीस्ट पता होता है किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। अगर इसमें बोन्स, भाई एनिमल्स की बोन्स हैं, हॉर्न, फर, स्किन, इवन आप कई लोग फर के जैकेट खरीदते हो, प्योर फर का जैकेट। वो अगर प्योर फर बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है और उसके लिए ज़रूर कोई एनिमल को मारा गया होगा, ठीक है। आप ये ना खरीद के, आप नेचुरल ना खरीद के सिंथेटिक आर्टिफिशियल जैकेट, मतलब वो आर्टिफिशियल फर वाला जैकेट खरीदो। इस तरह से आप जानवरों को बचा सकते हो। हर साल हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं। Every year we observe Wildlife Week in the first week of October. अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। मतलब जानवरों के ठिकाने को कंजर्व करना, ठिकानों को कंजर्व करना, उसके लिए हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल, वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाना, ताकि वो एनिमल किंगडम, मतलब उनके जो रहना, उनके जो घर हैं उस पर हमला ना करें वैसा। आप आपका रोल क्या हो सकता है? इन जंगली जानवरों को कैसे बचा सकते हो? सिंपली इनकी शरीर से बनी हुई चीज़ों को मत खरीदो। और दूसरा, आप एक वाइल्ड लाइफ वीक होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जाती है इन जानवरों के लिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारा ऐसे कटिंग है पेपर की इसके नीचे। इसमें कैसे, जैसे यहाँ टाइगर को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, हंट करा जा रहा था। फिर बिग ईट्स वैनिशिंग फ्रॉम उत्तरांचल, ठीक, बिग कैट। बिग कैट्स मतलब टाइगर, उत्तरांचल से कैट्स, बिग कैट्स मतलब टाइगर्स गायब हो रहे हैं। यहाँ अलग अलग टाइगर क्राइसिस, हैव वी डन इनफ टू चेक पोचिंग, ठीक है।
भाई टाइगर्स को मारा जा रहा है, क्या हमने किया है? विलेजेस इन टाइगर रिजर्व्स मस्ट बी रीलोकेटेड। सो ये सब मतलब इवन टाइम टू टाइम ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी खबरें छापते रहते हैं ताकि भाई एनिमल्स को बचाओ, एनिमल्स को बचाया जा सके, वैसी खबरें ये लोग देखो छापते रहते हैं, ठीक है। सो अब नीचे माइग्रेटरी बर्ड्स। सो माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब वो बर्ड्स जो अपना जो जहाँ उनका माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह बसने आ जाती हैं। सो सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू अवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। सो हर साल कुछ जो बर्ड्स होती हैं, कुछ जो बर्ड्स होती हैं जिसका नाम जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट माइग्रेट, लिटिल स्टिंट, ठीक है, ये सब बर्ड्स के नाम हैं जो कि फॉरेन से आती हैं, ठीक है। सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, ठीक है, लिटिल स्टिंट। सो ये जो सारी डक्स हैं वो हमारे देश में माइग्रेट करके आती हैं, मतलब वो हमारे देश में उड़ के आ जाती हैं। कब? विंटर सीजन में। ये बर्ड्स हमारे देश में विंटर सीजन में आ जाती हैं हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो एज 15 ग्राम। सो सबसे छोटी जो बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ के आ जाना, मतलब वो वातावरण बदलता है ना, मतलब जैसे विंटर सीजन, तो हमारे इंडिया की विंटर तो ठंडी है, पर मतलब जो दूसरे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं तो वो लोग ठंड से बचने के लिए इंडिया आ जाते हैं। सो जब विंटर चला जाता है फिर वो छोड़ के वापस चले जाते हैं। इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, मतलब सीजनल बर्ड्स होती हैं, वे सीजन में ही आती हैं फिर वापस अपने देश वापस चली जाती हैं उड़ के। Smallest migratory birds, little stint weighing as low as 15 gram from Arctic region travel over 8,000 किलोमीटर to reach India. So सबसे जो छोटी माइग्रेटरी बर्ड है उसका नाम है लिटिल स्टिंट, ठीक है। सो लिटिल स्टिंट है, उसका वेट है 15 ग्राम, 15 ग्राम जितना कम वेट है, और वो आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करती है, फ्रॉम आर्कटिक रीजन, और वो ट्रैवल करती है 8,000 किलोमीटर इंडिया रीच करने के लिए। इंडिया आने के लिए उसको 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटिल स्टिंट वेइंग 15 ग्राम ही वजन होता है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो एज 15 ग्राम्स, ठीक है। सो आर्कटिक रीजन से आती है और 8,000 किलोमीटर चल के आती है, मतलब 8,000 किलोमीटर उड़ के वो इंडिया आती है। और वो माइग्रेट करके क्यों आती है? उसको ठंड से बचना होता है, आर्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो वो आ जाती है हमारे देश, ठीक है। सो ये सारे बर्ड्स के नाम हैं, और सबसे छोटी बर्ड है लिटिल स्टिंट, ठीक है। कितना वेट है? ओनली 15 ग्राम, 15 ग्राम, जस्ट इमेजिन करो 15 ग्राम कितना होता है। वो उड़ के आती है 8,000 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हुआ पेज नंबर 61। सो अब देखते हैं पेज 62 पे। सो दिस इज पेज 62 पे, तो आ गई हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये सब था हमारे इस चैप्टर के बारे में। इट वाज ऑल अबाउट आवर क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बच्चों एक्सरसाइजेस में देखें क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इन क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करो। ए, विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया? कौन सी विंड्स जो हैं इंडिया में रेनफॉल लाती हैं? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्यों ये इतनी ज़रूरी है, ठीक है। कौन सी विंड्स रेनफॉल लाती हैं, बारिश लाती हैं भारत में, इंडिया में, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सो ये आंसर ए, हम एक्सरसाइज का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, आपकी बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। सो कौन सी विंड्स लाती हैं? सो मॉनसून विंड्स, ठीक है। सो मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया,
ठीक है। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स, ठीक है। सो इंडिया में एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स, ठीक है। एग्रीकल्चर जो इंडिया का एग्रीकल्चर है कंप्लीट किस पे डिपेंड करता है, रेन पे। सो गुड मॉनसून मीन्स, गुड मॉनसून मीन्स सफिशिएंट रेन्स। सपोज कि अच्छी बारिश पड़ गई, सो अच्छी बारिश पड़ना मतलब गुड मॉनसून, भाई हम कहेंगे भाई मॉनसून अच्छी आई, इसका मतलब बारिश बहुत ज्यादा आई उस साल, ठीक है। गुड मॉनसून मीन सफिशिएंट रेन एंड अ गुड क्रॉप, और फसल भी अच्छी उगती है, ठीक है। हैंस मॉनसून मीन्स, हैंस मॉनसून मीन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इसीलिए जो मॉनसून विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और हमारी जो हमारी समृद्धि है, सो अवर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दीज विंड्स, ठीक है। हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, ये इन्हीं विंड्स पे निर्भर करती है, ठीक है। फिर से मॉनसून विंड्स रेनफॉल आती हैं इंडिया में। आपको पता है भारत का एग्रीकल्चर या भारत की खेती बाड़ी डिपेंड करती है बारिश पे ही। तो अगर गुड मॉनसून, अच्छी मॉनसून मतलब सफिशिएंट रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत अच्छा क्रॉप। हैंस मॉनसून विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मॉनसून विंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अवर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दीज विंड्स, हमारी प्रॉस्पेरिटी इसी पे निर्भर करती है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, इंडिया की अलग अलग सीजन्स के नाम लिखो, ठीक है। सो आंसर बी, आपको अलग अलग सीजन्स के नाम लिखने हैं इंडिया की। सो द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया आर, द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया आर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन हुई जिसको विंटर कहते हैं, ठीक है। सेकंड हॉट वेदर सीजन हुई जिसको समर कहते हैं, ठीक है। थर्ड साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन हुई जिसे रेनी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसे ऑटम कहते हैं। सो अलग अलग सीजन्स हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर कहते हैं, फिर हॉट वेदर सीजन जो कि समर है, इसके बाद है थर्ड साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जिसे रेनी सीजन, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब वापस जाती हुई बारिश जिसे ऑटम पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, मतलब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। सो ये मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही टिक कराया था नेचुरल वेजिटेशन का मतलब, और हम वहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये हमने इस पेज नंबर 58 पे ही टिक किया था, द ग्रासेस से लेके नेचुरल वेजिटेशन के, तो नेचुरल वेजिटेशन का हम यही आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। सो द ग्रासेस श्रब, थर्ड नंबर आंसर सी, ठीक है। द ग्रासेस shrubs and trees, grasses, shrubs and trees which grow on their own, which grow on their own
विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, सो ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, आपको मैंने ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज सबका मतलब बताया था। सो ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज जो खुद से उग जाते हैं, मतलब आप कुछ करके नहीं आते हो भाई, आप फील्ड पे कुछ किया नहीं, खुद से उग जाते हैं। विदाउट इंटरफेरेंस, किसी ने कुछ नहीं किया, और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, कुछ मतलब किसी ने बीज नहीं बोया, किसी ने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं, खुद से नेचुरली उग जाते हैं। सो उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, सो ये थे हमारे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज में बाकी चीजें, जैसे कि है ये टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, सो हम अभी ये टिक द करेक्ट आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। सो टिक द करेक्ट आंसर्स में क्वेश्चन 2 जो कि एमसीक्यू है। ए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पड़ती है, चैप्टर के अंदर ये आया था। फर्स्ट मुंबई में, सेकंड आसनसोल में, या 3 मौसिनराम में। सो हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश होती है मौसिनराम में। ठीक है, सो नेक्स्ट है बी, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन, वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, फर्स्ट हिमालयन रीजन, सेकंड पेनिनसुलर रीजन, या थर्ड गिर फॉरेस्ट। सो गिर फॉरेस्ट में तो शायद लायन थे, और हिमालयन रीजन, हिमालय ठंडा रीजन होता है। ठीक है, सो स्नो लेपर्ड्स ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में। तो भी अगर हम आपको चेक करना हो तो आगे मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारा टिक कराया था, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे कि कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। ठीक है, सो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। सी पार्ट, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो जब साउथ वेस्ट मानसून पीरियड होता है, ठीक है, जब वो साउथ वेस्ट मानसून वाला टाइम होता है, तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, मतलब वो जो नमी वाला जो विंड होता है, जो वो हवा होती है नमी वाली, वो कहाँ से कहाँ ब्लो होती है। सो ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, सी टू लैंड, या प्लेट्यू टू प्लेन। सो कहाँ से कहाँ ये हवा फ्लो होती है, सो ये हवा फ्लो होती है सी टू लैंड। ठीक है, सो ये सी टू लैंड फ्लो होती है ये हवा। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब समुद्र से लैंड जमीन पे आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, ए, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज ब्लैंक ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर्स। सो गरम, एकदम सूखी गरम हवाएं चलती हैं दिन के दौरान और गर्मियों में। सो क्या बोलते हैं उन सूखी हवाओं के, उन फुल गरम हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना लू लग गई गर्मियों में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, सो जो कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, सो इनमें सबसे ज्यादा बारिश कब पड़ती है, रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून जा रही होती है तब वहां पे सबसे ज्यादा रिट्रीटिंग मानसून में पड़ती है। सो रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लैंक फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ ब्लैंक। सो कौन सा फॉरेस्ट गुजरात का, गिर फॉरेस्ट। ठीक है, गुजरात का गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, सो एशियाटिक लायंस का होम है, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है वो पूरी हुई।
और इस चैप्टर के आगे हमने जो एक्सप्लेनेशन की वो भी हुआ। सो आपको ये टिक की हुई पॉइंट्स आपके नोटबुक में लिखनी है, और ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं 3 ये नोटबुक में लिखने हैं, एंड ये आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है। सो मतलब एनसीईआरटी का काम तो पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अंदर से। सो एमसीक्यूज देख लेते हैं इसी चैप्टर के अंदर से हम लोग। ठीक है, एमसीक्यूज। ठीक है, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। ठीक है, फर्स्ट, सुंदरबंस इज इन। सुंदरबंस कहाँ आया? ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बी, वेस्ट बंगाल। सी, ओडिशा, या डी, मध्य प्रदेश। सो सुंदरबंस कहाँ आया? सुंदरबंस आया वेस्ट बंगाल में। कहाँ आया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड, विच वन फॉर्म्स द ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, इसमें से ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कौन है? ए, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, क्रो, बी, स्पैरो, क्रो, स्टॉर्क, सी, स्टॉर्क, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, या डी, डक, बुलबुल, गीस। सो इनमें से कौन है माइग्रेटरी बर्ड्स? तो माइग्रेटरी बर्ड्स देखो, क्रो तो नहीं हो सकती, तो ये वाला तो कैंसिल, क्रो नहीं हो सकती, ये वाला भी कैंसिल। तो देखो, स्टॉर्क, साइबेरियन क्रेन और फ्लैमिंगो। ठीक है, सो इवन ये डक, बुलबुल, ठीक है, ये सारे नहीं, ये स्टॉर्क, साइबेरियन क्रेन और फ्लैमिंगो। अभी हम थर्ड नंबर देखते हैं। सो थर्ड नंबर, these places experience moderate climate। ठीक है, सो इन जगहों पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। सो कौन कौन सी प्लेसेस हैं? ए, मुंबई कोलकाता, बी, पटना लखनऊ, सी, बीकानेर एंड जैसलमेर, और डी, रांची एंड आसनसोल। सो इनमें से कौन सी जगह पे मॉडरेट मतलब बहुत गर्मी नहीं, बहुत ठंडी नहीं, सो कौन सी जगह पे होता है? तो ऑब्वियसली मुंबई और कोलकाता में। सो मुंबई और कोलकाता में ठंडी गर्मी जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरस are found in the forest of। सो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एलिफेंट? ए, असम, बी, गुजरात, सी, केरला, या डी, कर्नाटक। तो ये भी हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा। ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसेरस। सो ये पाए जाते हैं असम में। ठीक है, असम में पाए जाते हैं। ठीक है,
So with this I am ending my today's lecture. This is me, Rishika ma'am, requesting you to write each and everything properly करना, and just points properly लिखें, and just read the entire chapter, NCERT exercise properly लिखें, and these extra MCQs. ठीक है, so just write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you, thanks a lot.